एक और पाकीज़ा अभी जियो टीवी पे चल रहा है जो केस नंबर 9 की जगह शुरू हुआ था और ये ड्रामा काफ़ी एपिसोड्स अब हम इसकी देख चुके हैं एंड आई एम टॉकिंग टुडे अबाउट दिस बिकॉज़ आई हैव सीन इनफ ऑफ दिस ड्रामा टू टॉक अबाउट एक्चुअली। पहले भी मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस ड्रामे के ऊपर भी बात करूँ, सो मैंने सोचा हुआ था कि इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, बट अब ज़्यादा चीज़ें जो है वो खुल गई हैं एंड आई हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट इट। ये जो ड्रामा है वो केस नंबर 9 के बाद शुरू हुआ था। केस नंबर 9 जो कि एक बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड अक्लेम्ड ड्रामा रहा, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इट वाज़ अ क्राइम, इट वाज़ अबाउट जस्टिस, इट वाज़ अ लीगल ड्रामा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस दी गई थी। फिर उसके बाद एक और पाकीज़ा जो कि एक अनदर अवेयरनेस लीगल ड्रामा एज़ वेल एंड अवेयरनेस स्टोरी भी है और बहुत ही पेनफुल स्टोरी है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो आपको जस्टिस के लिए कैसे लड़ना है और कैसे जो है वो इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों की बारीकियों को अंडरस्टैंड करना है। सो बेसिकली जियो टीवी इज़ डूइंग गुड एक्चुअली। वेडनेसडेज़, थर्सडेज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामास का बैक टू बैक जो ये अराइवल है, अच्छी एक स्टेप है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स समथिंग प्रोडक्टिव। तो चलिए इस ड्रामे के बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी एक और पाकीज़ा, ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि एक साइबर क्राइम, एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसे इश्यू को इन्होंने हाइलाइट किया है जो कि वाक़ई में आजकल की बहुत ज़्यादा नीड है। आजकल जो हम अपने जितना भी हम अपने अराउंड देख रहे हैं, ये इंटरनेट का दौर, सोशल मीडिया का, ये तो ख़ैर बहुत अरसे से जड़ पकड़ चुका है और जहाँ इसके प्रोज़ हैं, वहाँ इसके कॉन्स भी हैं, नुकसानात भी उतने ही हैं। लेकिन जो हमने इसके अलावा जो अब हम मज़ीद ट्रेंड्स जो बढ़ते जा रहे हैं, जो एआई का दौर है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों का दौर है जिसमें आप एक्चुअली अब आप जब अपने फ़ोन में वीडियोज़ और चीज़ें देख रहे होते हैं, आपको ये तक नहीं पता होता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है एंड इट्स ऑल फैब्रिकेटेड। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है। तो ये ऐसे दौर में साइबर क्राइम के इश्यू को उठाना, दैट्स रियली थॉटफुल एंड प्रोवोकेटिव स्टेप बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। अब हम जो है वो एक ऐसी खतरनाक डेंजरस एरा में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें अब इन चीज़ों को, इन टैबूज़ से निकलना होगा कि ये क्या हो गया, अब इसके साथ बुरा हो गया, अब इसकी शादी कर दो, अब इसके साथ ये कर दो एंड दिस एंड दैट। और ये सिर्फ़ गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, इट्स इक्वली अप्लाई टू द बॉयज़ एज़ वेल। वहाँ पे भी उनकी भी इज़्ज़त पे सवाल उठ रहा है, उनके लिए भी जो है वो ये खतरा बन चुकी है चीज़ें। सो एवरीवन इन एवरी हाउसहोल्ड हैज़ सम फियर इनसाइड ऑफ दिस थिंग बिकॉज़ हम सब सोशल मीडिया से अटैच्ड और ये हमारी नीड है। अब ये कोई एक लेविश या कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही है, ये सबकी नीड है, सबके अकाउंट्स होते हैं, सबके काम होते हैं, सबका पूरा सिस्टम चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिजिटलाइज्ड। सो हर किसी के दिल में कहीं न कहीं डर ज़रूर होता है, कोई फेक, कोई स्कैम्स। तो जितना ज़्यादा हम डिजिटलाइज़ होते जा रहे हैं, दुनिया डिजिटलाइज़ हो रही है और चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा हम बेनिफिट्स में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो फ़ियर्स हैं, स्कैम्स और फेक चीज़ों के, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक इतना इम्पोर्टेंट सोशल इश्यू है कि इसको लेके जो है वो कितनी लाइव्स बर्बाद हो चुकी और कितनी लाइव्स हैं जो बर्बाद होती हैं और होती रहेंगी, अगर इसके बारे में बात ना की जाए। सो इस ड्रामे को कश फाउंडेशन ने प्रोड्यूस किया है। कश फाउंडेशन जो हमेशा थॉटफुल प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, ताकि माशरे को एक नई सिम्त की तरफ लगाया जा सके, एक नई राह दी जा सके, एक नई सोच क्रिएट की जा सके, जो आपने पहले कभी ना सोची हो। सो जस्ट लाइक ज़र्द पत्तों का बन ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ मीनू प्लेड बाय सजल अली, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया कि गाँव की लड़की है, सो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बैकवर्ड होके रहेगी। उसके कितने ही भाई थे, लेकिन एक अगर उसके घर में अगर एक ही उसका अगर फादर फिगर ही उसको सपोर्टिव हो, तो कितना जो है वो उससे आपका इम्पैक्ट पड़ता है। एक ऐसी लड़की जो सफ़र कर रही है और जिसके पास पावर नहीं है। और ये भी दिखाया जाता है कि कोई लड़की को एनकरेज नहीं कर रहा है कि तुम आवाज़ उठाओ या हिम्मत पकड़ो। वो लड़की में खुद हिम्मत मौजूद है, बट हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसको किसी न किसी की बैक या सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो उसमें अगर उसका फादर, हस्बैंड, ब्रदर, कोई भी ऐसा, बिकॉज़ अवर सोसाइटी लार्जली डिपेंड्स ऑन मेल फिगर एंड इट इज़ अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। सो अगर एक भी आपके घर से कोई भी मेल फिगर आपके साथ खड़ा हो, सपोर्टिव हो, तो कितने ज़्यादा रास्ते खुलते हैं, आसान हो जाते हैं और उसके लिए आपको उसके बाद वो लड़की अपने कितना जो है वो शी कैन फ्लाई हाई
और अपने मकसद को वो हासिल कर सकती है। तो इसी तरह एक और पाकीज़ा में भी हम ये देख रहे हैं और इस तरफ अब इस डायरेक्शन में कहानी जा चुकी है कि किस तरह जो है वो एक सपोर्ट मिलने से उस लड़की की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। एंड इसके जो राइटर हैं वो बीगुल हैं। बीगुल इज़ अ रियली ग्रेट राइटर, बहुत ही थॉटफुल लिखती हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो नेचुरल वे में डायलॉग्स लिखती हैं। जब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ड्रामा देख रहे हैं या कोई डायलॉग बाज़ी हो रही है, बल्कि बिल्कुल ऐसा लगता है दिस इज़ अ स्टोरी। एक हमारे नेबर्स की स्टोरी हो सकती है, या हमारे घर के सामने भी रहने वालों की स्टोरी हो सकती है, हमारे घर के अंदर की भी हो सकती है। इतनी रियल और नेचुरल बातें होती हैं। बीगुल जिन्होंने डर सी जाती है सिला और ऐसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को लिखा है जो कि बहुत हिट हुए हैं। एंड बीगुल और ये डायरेक्टर हैं इसके काशिफ निसार, और बीगुल और काशिफ निसार ने डर सी जाती है सिला में एक साथ अगेन कोलैबोरेट किया था और अब एक और पाकीज़ा में कर रहे हैं। तो काशिफ निसार के भी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रांझा राजा कर दी, दमपुख्त, रकीब से और ऐसे कई चीज़ें हैं दिलवाली गली में। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में वो इन्वॉल्व रहे हैं। मन जोगी और इस तरीके के कई सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो बेस करने वाले ड्रामाज़ हैं उनको उन्होंने डायरेक्ट किया है। सो एक और पाकीज़ा को भी अब ये डायरेक्ट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ी टीम है इसके पीछे। कश फाउंडेशन, बीगुल, काशिफ निसार एंड अगर एक्टर्स में मैं प्रोमिनेंटली अगर मैं सहर खान की बात करूं, सो शी इज अमेजिंग एंड फिनोमिनल। मैं सजल अली की फ़ैन हमेशा रही हूँ, बिकॉज सजल जो है वो हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट्स चूज करती आई हैं। ऑल दो हर कोई जो है वो अपने करियर में ऐसा स्क्रिप्ट चूज करता है जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। तो सजल है, कोई भी ऐसा है, वो भी ऐसे स्क्रिप्ट चूज कर चुके हैं। हम उनकी उन चॉइसेस पे सवाल नहीं उठा रहे। सवाल ये है कि वो उन्होंने कितने अपने जो जिंदगी में लार्जली अपना काम किया है, उसने सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट किया है। तो सज्जल ने हमेशा बहुत ही थॉटफुल प्रोजेक्ट्स को चूज किया है, जैसे यकीन का सफर है, जर्द पत्तों का बन है और कुछ अनकही और ऐसी कई चीजें हैं जिसमें आपको न्यूमरस, आपको बोर भी नहीं करेंगे लेकिन आपको कई इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे देंगे। इसके अलावा चुप रहो है, नन्ही है, ऐसे कई काम वो कर चुकी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और सजल इसी वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने फेम तो लिया, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट बहुत है। मुझे ऐसा लगता है सहर खान इज़ बिकमिंग अनदर सजल अली। सजल तो अब लेजेंड्स में शामिल होने वाली है, लेकिन सहर जो है वो अब जूनियर्स में सजल मुझे लगता है कि वो बनेंगी, बिकॉज शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत मुझे खूबसूरत लगता है कि वो बैक टू बैक ड्रामास करती हैं, लेकिन कभी भी कोई गार्बेज स्क्रिप्ट हो या कोई ऐसी चीज़ हो, अच्छा वो ऐसी भी नहीं है कि बस थॉटफुल है तो थॉटफुल स्क्रिप्ट ही करेंगी और ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगी। जैसे बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे मावरा हैं, हमने हमेशा उनके इंटरव्यूज़ में सुना है कि वो हमेशा कहती हैं कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जो डेट्रीमेंटल हो फॉर द सोसाइटी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा अखलाकी प्रोजेक्ट्स ही करूँगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जिसमें कोई मैसेज ना हो। एंड शी इज़ ऑल्सो करेंटली वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट जो जिसमें सिर्फ जो है वो कोई ऐसा मैसेज वैसेज नहीं है। तो मैं उस पे काम करूँगी, बस शर्त ये होनी चाहिए कि गलत मैसेज ना कन्वे हो। तो इस तरीके की एक्ट्रेसेस के लिए जो है वो मेरे दिल में तो स्पेशल रिस्पेक्ट और जगह ज़रूर है, बिकॉज़ आप वाक़ई में हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। और अभी जो मैंने सहर खान की बात की, तो सहर खान को भी मैंने ये देखा कि कभी भी वो ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करती जिसका कोई सर पैर ना हो, या चलो वो कर भी लें, लेकिन करियर के शुरू में ही इतनी इंपॉर्टेंट चॉइसेस करना, इतनी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना, दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड बहुत जूनियर है वो, लेकिन बहुत स्वीट है, मगर स्टिल शी इज़ मेंटली शी इज़ रियली मैच्योर। और फेयरी टेल जैसा खूबसूरत फनी प्रोजेक्ट जिससे वो इतना ज़्यादा हिट हो गई। और फिर जफ़ा में जब वो ज़्यादा हमने उनका नहीं देखा जो उनका पोटेंशियल है निकलते हुए, लेकिन तन मन नीलो नील है और ऐसे कई जो है वो प्रोजेक्ट्स में अब तक हम उनको देख चुके हैं। मुझे अभी तक याद है कि ये नकबज़न या कुछ इसी तरीके का नाम था ड्रामे का, जिसमें जो कि बहुत ही वियर्ड टॉपिक पे था, और मैंने इनको उसमें देखा था कि ये छोटी बहन बनी थी और इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उसमें भी, सबूर अली उस ड्रामे में थी। सो वो उनकी बहन बनी थी, फारिया उनका नाम था। वहाँ से मैंने सहर खान को पहली दफ़ा देखा था एंड आई रियली लाइक्ड हर एट दैट टाइम कि यार ये लड़की में पोटेंशियल लग रहा है। उसके बाद से जो इनके बैक टू बैक अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए हैं, और अभी जिनकी शादी उनकी शादी, ये भी एक इंतहाई खूबसूरत, फ़नी, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव प्रोजेक्ट था। लेकिन सहर ने कितना आउटशाइन किया, कितना ज़बरदस्त तरीके से उसमें काम किया। सो सहर खान भी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट सबा कमर है, नेक्स्ट सजन है। मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ लेकिन मुझे लगता है, बिकॉज़ शी इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्ट्रेस, वक़्त के साथ-साथ पॉलिश भी हो जाएँगी
और जो इस तरीके की सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, उनमें जैसे मैं नोट करती थी सजल की बहुत अदाकारी जो है, वो निखर के आती थी, ऐसे पेनफुल चीज़ों को पोर्ट्रे करने में। ऐसे ही ज़हर खान है कि इस तरीके के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, वो उस कैरेक्टर में जान डाल देती है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना अगर आप उस पेन को कन्वे ना कर सको तो मकसद बेकार हो जाएगा। तो एक और पाकीज़ा की स्टोरी की तरफ अगर मैं आऊँ, तो ये एक बहुत ही पेनफुल स्टोरी है जिसमें एक हँसती-खेलती प्यारी-सी लड़की जिसको क्रिकेट खेलने का शौक है, कमेंट्री करती है, इंग्लिश आती है, वकील बन रही है, शी इज़ एन एजुकेटेड गर्ल और उसको जो है वो हो जाता है प्यार, उसकी शादी होने वाली है और अब वो वकील बन के जब वो पास हुई है, तो वो उस लड़के को सिर्फ़ ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट गई है और वहाँ पे दैट वाज़ द मोस्ट डिज़ास्टरस डे ऑफ हर लाइफ़ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और यासीन नाम का बंदा जो कि उनके पड़ोस में रहता है, वो उसको जो है वो पसंद करता है लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर चुके हैं एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ लाइक साइको माइंड पर्सन और जिस तरीके से स्टोरी शुरू होती है कि वो दोनों कमरे में बंद है, अब ये कमरे में कैसे आए? ये खुद नहीं आए थे, यासीन की वजह से वो छुपे थे कमरे में और ये बात दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। सब उनको कसूरवार समझ रहे हैं कि वो गए ही क्यों थे? और फिर यासीन ने जो उनके साथ किया एंड दैट वाज़ ऑल रिलेटेड टू द साइबर क्राइम वी ऑल नो क्या हुआ वहाँ पे। और वो वीडियो वायरल हो गई और अब उस वीडियो के बाद जो उसके घरवालों ने उसके साथ किया है, बस उसको मारा नहीं लेकिन फराज़ जो उसका हस्बैंड बना है, जो नमीर खान प्ले कर रहा है, उससे उसकी शादी हो जाती है और अब वो दोनों ऐसे प्रिटेंड वो इतना मेंटली टॉर्चर्ड जो है वो कपल है और जिस मैं अब जो है वो सहर खान के अलावा नमीर खान मुझे नमीर खान के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है स्टार्ट उन्होंने किया मैं और ऐसे कई छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स थे मैं मंटू नहीं हूँ मे बी उनका इम्पैक्ट कम था हाँ हमने उनका कर्ज़े जान में बहुत ज़्यादा उनका रोल देखा उनकी एक्टिंग को पॉलिश होते हुए देखा लेकिन अब इस बार मेन लीड में आना हीरो के तौर पे जो कि इस वक्त हीरो की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है तो नमीर खान ने एक ऐसा चैलेंजिंग रोल लिया है जो कि बिल्कुल उनके यूजुअल कैरेक्टर्स के ऑपोजिट है जिसमें वो अमीर स्पॉइल्ड ब्रेड बनते हैं और चार्मिंग बनते हैं लेकिन स्पॉइल्ड होते हैं सो ये उनके लिए बिल्कुल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है इसमें वो अमीर तो दूर की बात इसमें वो कितना ज़्यादा बेचारा इंसान बना है जिसके साथ इतना बुरा हुआ है उसकी बीवी भी उसे ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है तुम कुछ नहीं कर सके और इज़्ज़त तो उसकी भी गई है, इज़्ज़त तो उसके साथ भी उसकी भी डिसरिस्पेक्ट की गई है, उसकी भी ह्यूमिलिएशन हुई है। तो उसके साथ वायलेंस भी हुई है। सो ये जो है वो नमीर खान ने जिस तरीके से इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया, तो मैं पहले अगर नमीर खान की बात करूँ जो फराज़ का कैरेक्टर है, वो थोड़ा-सा डिनायल वो ऐसे फ़ेज़ में चला गया कि यार बस अब हो गया ना, अब हम क्या नॉर्मल नहीं हो सकते? कि अगर मैं सिर्फ़ एक ये लाइन कहूँ, तो ये उनका कैरेक्टर है। तो मुझे इतना अफ़सोस होता है उसको देख के कि वो कोशिश कर रहा है, उसके घ वो अपने घरवालों को भी छोड़ के बैठा है, वो उसका दिल चाहता है उनसे मिलने का, लेकिन वो कभी भी उसकी बीवी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो इस वज़ह से वो उनसे नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो कई कई बार अपनी बहन से, बाप से मिल चुका है और वो कह रहे हैं कि पाकीज़ा को तलाक दे दो, डाइवोर्स दे दो। सो वो कह रहा है कि मैं क्या दे दूँगा, ये वो ईटीसी और अब हम देख रहे हैं कि तो नमीर खान ने वो जिस तरीके से बेचारगी को वो आँखों से जो उसकी बेचारगी टपकती है उस बंदे की, जब वो देखता है कि वो उस लड़की से कितना प्यार करता था और आज वो उसके सामने उसकी बीवी है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, उससे बात तक नहीं कर सकता उसका शौहर बन के। इस तरीके का रिश्ता है उनका। दर-दर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं गंदे लोगों की नज़रों से, मास्क लगा के घूम रहे हैं, शक्ल अपनी किसी को नहीं दिखा सकते, ज़ुल्म भी उनके साथ हुआ है और ज़ालिम दंदनाता हुआ फिर है लेकिन वो नहीं कर सकते। और किस तरह वो बाहर जाता है, फिर वो घबरा जाता है, जिस तरह के पाकीज़ा दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो कहीं सुसाइड तो नहीं कर ली। तो मतलब इस तरीके की जो चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, फ़राज़ के अंदर की जो जंग है, वो किसी को ना बता सकता है। जिस तरह वो खाना खाता है, खाली-खाली आँखों से देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेन जो है वो नमीर खान ने अपने उसमें से कैरेक्टर में से निकाला और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था मैं कहूँगी उनके लिए क्योंकि वो एक मंझे हुए एक्टर अभी नहीं है। लेकिन उन्होंने अब जो है वो सीढ़ी पे पैर रख दिया है फाइनली सक्सेस की तरफ कि जहाँ वो एक प्रॉपर ऑफिशियल हीरो के तौर पे आ सकते हैं किसी भी ड्रामा में बिकॉज़ ही हैज़ नेल्ड हिज़ कैरेक्टर, ही नेल्ड हिज़ परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और इसके अलावा जो उसमें आमना इलियास का कैरेक्टर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एक वकील है समन और पाकीज़ा के जो वालिद हैं, वो इस तरह जो काज़ी वग़ैरह होते हैं कोर्ट्स में, उनके तौर पे काम करते हैं। और समन के साथ जो उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है और समन इसी वजह से पाकीज़ा को भी जानती है क्योंकि पाकीज़ा अपने फ़ादर के ऑफ़िस में आती रहती थी। समन के साथ होते हैं बैरिस्टर ज़ुबैर जो कि एक बहुत ही रिनाउंड बैरिस्टर है, बहुत जाना-माना रिस्पेक्टेड है सोसाइटी में।
लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड का कुछ अता पता नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी शादी भी हो गई है। अच्छा, समन की जो वो सौतेली माँ है, उसके फादर ने जब वो दूसरी शादी जब की थी तो अब उसकी अपनी माँ तो मेरे ख्याल से नहीं रही है, तो ये सौतेली माँ से लेकिन उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। हिना ख्वाजा बयात ये रोल प्ले करी है, सो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि ये बड़ा यूनिक रिलेशन दिखाया है कि बेटी का सौतेली माँ के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन कि वो उनसे हर चीज़ शेयर करती है, अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करती है कि उनकी इजाज़त के बगैर वो अपनी पसंद की शादी भी नहीं करना चाह रही थी। और बैरिस्टर ज़ुबैर को हमने देखा कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हुआ उनके सवालों से, लेकिन उसके सवाल थे थॉटफुल एंड उसका भी कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर उसकी माँ का, क्योंकि उसके शौहर जो है वो उन्होंने कभी उनको दूसरी बीवी तो बना लिया लेकिन कभी वो इज़्ज़त नहीं दी। तो क्या वो उसने अपने शौहर को ज़हर देके मारा है, कुछ नहीं पता। ये अभी लग रहा है अब तक जो भी हमने देखा है, और अभी पाकीज़ा जो है वो उसी की सौतेली माँ के साथ ही रह रही है। बैरिस्टर ज़ुबैर जो कि गौहर रशीद प्ले कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ गौहर रशीद्स कैरियर, बिकॉज़ उसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि वो बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। वो अपैरेंटली बहुत अच्छा शौहर है, बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है, लविंग है, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड क्वेश्चनेबल है, कुछ है जिसकी वजह से। लेकिन बात फैमिली बैकग्राउंड की नहीं है, उसकी अपनी वैल्यूज़ की है कि वो ऐसा क्या करता है कि वो इतना मशहूर बैरिस्टर है, और कुछ तो है जो समन की लाइफ में टर्न डाउन या अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि वो जिस बैरिस्टर जुबैर को ये वो समझती थी, वो एक्चुअली किसी ऐसी चीज में, तो मतलब कुछ ऐसा है बैरिस्टर जुबैर के बारे में जो गौहर रशीद का कैरेक्टर है, जो हम लोग को अनकंफर्टेबल कर रहा है और हमें लग रहा है कि यार ये कुछ ना कुछ गुल के लाएगा। ही इज टू गुड टू बी ट्रू, ये लग रहा है। सो ये था एक, यहाँ पे भी कैरेक्टर चला, और समन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोकस्ड है इस बात पे कि वो पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाए। जब उसे पाकीज़ा की वीडियो का पता चलता है, पहले वो तलाश करती है, और जब उसे पाकीज़ा नहीं मिलती, फिर पाकीज़ा खुद चल के उसके पास आती है और जिस तरह वो दो उसको हग करती है, और पहली बार पाकीज़ा का ब्रेकडाउन होता है। सो इतना ब्यूटीफुल सीन था दैट रियली शोज़ कि वो लड़की, अब तक उसको कोई इमोशनली ये कहने वाला नहीं मिला था कि मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है। इवन उसका अपना हस्बैंड जो उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके साथ भी बुरा हुआ है। स्टिल ही वाज़ ट्राइंग टू नॉर्मलाइज़ एवरीथिंग। नॉर्मलाइज़ तरीके से बात पाकीज़ा भी कर रही थी, एब्नॉर्मल था वो भी, कि जिस तरह वो कह रही थी कि सिलेंडर की बातें करिए, कभी अपने भाई के बारे में बातें करिए। लेकिन उसको कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि तुम्हारे साथ ज़ुल्म हुआ है और तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। सब उसको ऐसे कह रहे कि हो गया, भूल जाओ, मट्टी डालो। तो इस फिर जब उसका ब्रेकडाउन हुआ ना, वो बहुत इमोशनल और पावरफुल सीन था। काशिफ़ निसार की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, इतना ब्यूटीफुली उस सीन को डायरेक्ट किया है कि हम सब रोए हैं। मुझे पता है हम सब एज़ एन ऑडियंस उस सीन के साथ-साथ रोए हैं। पाकीज़ा की एक फैमिली है जिसमें नूर हसन प्ले कर रहे हैं उनके फादर का रोल, नादिया अफ़गान उसकी माँ का रोल प्ले कर रही है, और 2 भाई हैं उसके, अकबर और असगर, जिनकी वो बहुत लाडली थी लेकिन अब वो उसके दुश्मन बन चुके हैं। अकबर प्ले कर रहे हैं उमरदार, आई थिंक सो जो उनका नाम है, और दावर महफूज जो है वो असगर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दे आर प्लेइंग ग्रेट। अली जान यासीन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त साइकोटिक, अजीब गरीब इंसान और घटिया इंसान का रोल प्ले किया है। सो ये रोल्स भी काफ़ी टिपिकल और डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मगर बहुत अच्छे से उन्होंने निभाए। नादिया अफ़गान को बहुत प्रेज़ मिली क्योंकि वो एक ऐसी माँ का रोल प्ले कर रही है जो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो ग्रीफ़ की डिनायल स्टेज में, जहाँ पे वो चाह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, ये करके नॉर्मल बातें कर रही है अपने बेटों से, अपने शौहर से, लेकिन वो अंदर से कितनी ज़्यादा टॉर्चर्ड है, टूटी हुई है, शैटर्ड है, ये जब पता चलता है, वो भी पहली दफ़ा रोती है जब पाकीज़ा को देखती है, और पाकीज़ा के बारे में सब इस तरीके से बात कर रहे हैं, फिर नज़र चुराने लगते हैं। अकबर जो उसका भाई था, वो बहुत सपोर्टिव था, उसका दोस्त था बहुत अच्छे से, गुस्से का भी तेज़ नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल गैरत पर आ चुका है। असगर जो था, वो तो बिल्कुल ही दुश्मन बना हुआ है और दूसरे शहर चले जाता है, और लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आया है, जो अभी की स्टोरी चल रही है, कि असगर जो उसका भाई है, वो वापस आता है, और जब वो अपने घर में यासीन को बैठे हुए देखता है, यानी जिस इंसान ने इस फैमिली के ऊपर ज़ुल्म ढाया है, वो अब शादी करके मज़े से बैठा है। इवन वो जो एंगल उन्होंने खींचा है, जो उसकी शादी हुई है और उसकी बीवी इतनी डरी-सहमी बैठी है, और अचानक से पड़ोसियों के सामने वो रोना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये शो करता है कि यासीन कितना अब्यूज़िव इंसान है, एंड ही इज़ आल्सो अब्यूज़िव टुवर्ड्स हिज़ वाइफ एज़ वेल। तो वो सीन भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और असगर जो होता है,
वो जब ये देखता है ना, तब उसके दिल में मुझे बहुत अच्छा लगा कि ड्रामा मेकर्स ने इस चीज़ को, इस स्ट्रीक को तोड़ा कि भाई हैं वो गैरत के नाम पे, बाप है, सब गैरत और इस चीज़ के नाम पे आखिर तक जो है वो लटकाए रखेंगे और पाकीज़ा अकेली ही जाएगी और कोई गैर उसकी मदद करेगा। ये रिपिटेटिव बिहेवियर है और ये हम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं अपने ड्रामास में। हमें अब यही चाहिए था कि यार कुछ तो ऐसा दिखाओगे, कभी तो होता है कोई एक तो होता है जो सपोर्ट करता है। एंड दिस इज टर्न्स आउट टू बी टू गुड कि असगर वो भाई था जिससे सबसे ज्यादा खौफ था। इवन उसकी माँ ने धमकी दी थी कि वो तुम्हें मार देगा अगर तुम केस वेस करोगी, लेकिन वो भाई उसको गैरत ये देख के आती है कि यार हम एक्चुअली बेगैरत हैं, जो यासीन को घर में बैठा रहा है और हमारी अपनी जवान बहन जिसके साथ इतना गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, वो दर दर भटक रही है। वो उसको सपोर्ट करने का फैसला कर लेता है। शुरू में बिल्कुल ये लग रहा था कि यार वो धोखा ना दे रहा हो और वो ये सब करके पाकीज़ा के करीब होके कहीं उसे मारना ना चाह रहा हो, लेकिन वो एक्चुअली रिग्रेट कर रहा है और अब अपने घर वालों के ज़हन में भी डाल रहा है कि बेगैरत हम हैं, हम फंदा डाल के अपने आप को मार तो सकते हैं, लेकिन हम उस यासीन को घर में बैठने से नहीं रोक सकते। ये इतना ज़्यादा थॉट प्रोवोकेटिव सेंटेंस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा असगर का ये टर्न और जिस तरह वो उसे कह रहा है कि कुछ खा ले, ये कर ले, हँसी-मज़ाक पे वापस आ गया है और उसकी सहर खान ने इतनी ब्यूटीफुली इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। पहले वो एब्नॉर्मली डिनायल में थी, फिर वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही थी, फिर कभी-कभी वो फट पड़ती थी फराज़ के ऊपर, फिर उसके बाद उसने इंसाफ लेने का फैसला किया, फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ जब उसे समन ने पहली दफ़ा किसी ने उसका दुःख समझा। फिर वो जब उसको अपने बाप की सुसाइड का पता चलता है, तो वो उनके पास यख़नी बना के जो लेके जाती है और जिस तरह वो बातें करती है इतने टूटे हुए दिल के साथ, ये वो पाकीज़ा नहीं थी जो इतनी डिटरमिन्ड हुआ करती थी, इतनी एग्रेसिव होती थी, इसको अपने राइट्स का पता है, वो एक लॉयर है, लेकिन उसने सब छोड़ दिया अपने बाप की ये हालत देख के। बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह वो मंज़र था और फिर उसके बाद जब उसके भाई ने उसे सपोर्ट किया, फिर उसने जो आँखों से अपनी प्राउड शो किया जब वो समन की माँ को बता रही थी कि पता है असगर भाई ने मुझे बोला कुछ खाओगी, फिर उसने मुझे ऐसे बोला है वो। तो वो इतना ज़्यादा उसकी आँखों में जो खुशी और चमक थी, मुझे बड़ा वियर्ड और मतलब मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं सहर खान की एक्टिंग देख के कि वो किस लेवल पे एक्ट कर रही हैं, कि उन्होंने कितने सारे इमोशंस, इमोशनल टर्मॉइल्स और कितने अप्स एंड डाउन्स को अपनी आँखों से कितनी ब्यूटीफुली और सेपरेटली जो है वो डिस्टिंक्टिवली शो किया है कि हमें हर इमोशन उनका याद है कि यहाँ पे पाकीज़ा का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे वो गुस्से में आई थी, यहाँ पे वो मेल्ट हो गई थी और यहाँ पे वो खौफ़ज़दा थी। इवन जो जब उसको खौफ़ आता है असगर को देख के, उसकी आँखों में खौफ़ उतर आता है और वो उसका दिया हुआ खाना खाने से भी डर रही होती है। तो वो भी जो उसकी आँखों में खौफ़ था, वो भी शो हो रहा था, तो वो कितना रियली उसको डिपिक्ट कर रही हैं। सो सहर खान इज़ डूइंग ग्रेट एंड आई थिंक सो कि सहर खान के अलावा कोई और ये रोल करता तो वो बिल्कुल भी ना कर सकता था। ये उन्हीं के लिए ये रोल बना है। तन मन नीलो नील में भी उन्होंने इतनी सरप्राइज़िंगली अमेज़िंग एक्टिंग का मुज़ाहिरा किया था और सहर खान ने भी ये बात है कि वो जिस एक्टर के भी साथ आती हैं, केमिस्ट्री बिल्डअप कर ही लेती हैं। अभी कुछ एपिसोड से फराज़ गायब है बिकॉज़ वो कोर्ट केस, उसकी माँ मर चुकी है, अभी वो ग्रीफ़ में है और दूसरा जो हमें ये भी समझना चाहिए कि वो अभी पाकीज़ा का साथ इसलिए नहीं दे रहा, बुरा उसके साथ भी हुआ है। और उसको बाहर निकल के जो नौकरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं और उसके अलावा मतलब दोनों ही बहुत बुरे हालात में, लेकिन उसकी माँ भी चली गई और वो माँ के साथ अपने उनके आखिरी दिनों में भी नहीं रह सका और फिर जिसके साथ वो रह रहा है वो भी उसकी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के इमोशंस में है। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देख रहे हैं दैट मे बी ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट हर एज़ वेल और ये सब जो है वो चल रहा है और अब आहिस्ता-आहिस्ता पाकीज़ा का बाप जो है वो भी उसे याद करने लगा है और अब यासीन को हमने देखा, साकिब समीर का कैरेक्टर हमने देखा एज़ डायरेक्टर, वो जो भी है वकील का जो भी सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, केस उसका प्रोसीड कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके की बातें की, ये भी रियलिटी शो करता है कि इस तरीके के केसेस में ऐसी ही बातें होती हैं और सहर खान की वो एक्टिंग जब ड्यूरिंग वीडियो जब उनकी शूट हो रही थी और वो यासीन उससे जिस तरीके की बातें कर रहा था, वो इतना हॉरिफिक सीन था और हम सबको ही ऑब्वियसली हम सबको गूज़बम्प्स हो रहे होंगे उस सीन को देख के कि यार किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन वो बहुत खूबसूरती से सहर ने उसमें एक्ट किया, जिस तरीके से वो अपना फ़ियर दिखा रही थी और बहुत ही प्यारी मतलब मुझे बहुत ना मेरा दिल टूटा सहर खान को देख के। हाँ, जो पाकीज़ा का रोल प्ले कर रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए और जितने भी ऐसे विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए मेरा बहुत दिल टूटा कि यार अब क्या हँसी-खेल थी। लड़की को इंसान जो है वो सिर्फ़ अपनी ईगो की खातिर कि उसे रिजेक्शन सुनने को मिली, क्या से क्या बना देता है। सो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके घर से एक इंसान आपको सपोर्ट कर ले ना, केस आगे जाए ना जाए,
वो बस अब बात की बात है। लेकिन आप एटलीस्ट उसको उसमें सपोर्ट करो नो मैटर व्हाट। आप उसको यकीन करो। अभी तक उससे कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि तुम बताओ हुआ क्या था, तुम क्यों गई थी? बस सबने फैसला सुना दिया। थोड़ा-सा बस अब मुझे ड्रामे से यही एक शिकायत है कि चूँकि अब पाकीज़ा को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल चुका है, अ, उसका जो है वो उसको समन भी मिल गई, उसका भाई भी जो है वो अब उसे सपोर्ट कर रहा है। तो वो क्यों इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रही है जब गंदी बातें बार-बार उसके सामने रिपीट हो रही हैं? वो क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है दोबारा कि मैं सिर्फ़ ट्रीट देने गई थी और ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ़ ट्रीट ही देनी थी वो। तो थोड़ा-सा अगर वो इस पे फ़ोकस करती, अपने भाई को भाई समझ के बताती। लेकिन मुझे वो सीन भी इतना प्यारा लगा कि जब वकील जो था, वो जो साकिब समीर का कैरेक्टर है, वो जब गलत-गलत बातें कर रहा था और भाई से सुनी नहीं गई और वो बाहर चला गया। फिर वो अपने भाई के पास आती है, अच्छा वो खुद टूटी हुई है, उसके साथ ज़ुल्म हुआ है। लेकिन जिस तरीके से वो अपने भाई को कहती है कि देखा ऐसा होता है, ये बातें तो होंगी और उसकी भी मजबूरी है, फराज़ की भी, अब्बा की भी मजबूरी है, मैं सबकी समझती हूँ। यार वो कितनी ब्रेव बन रही है और वो कितनी ज़्यादा खुले दिल से मुज़ाहिरा कर रही है, वो टूटी हुई है अंदर से, उसके साथ इतना बड़ा ज़ुल्म हुआ है। शी इज़ सीकिंग जस्टिस, स्टिल शी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले वो एग्रेसिव हो रही थी फराज़ के साथ, लेकिन अब वो उसे भी अंडरस्टैंड कर रही है। इट मीन्स कि उसे सिर्फ़ थोड़ी-सी सपोर्ट चाहिए थी किसी की, उसे समन की सपोर्ट मिली, उसे जो समन का फेलो वकील है, उसका साथ मिला और उसका भाई का साथ मिल गया, तो वो इतनी सी चीज़ से खुश हो के अब वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझने को तैयार है। तो बस यही तो चाहिए होता है, यही तो दिखाया है कि यार इतनी सी बात होती है, थोड़ा-सा साथ दे दो। तो मुझे बड़ा अमेज़िंग लग रहा है। बी गुल को मैं बहुत एप्रिशिएट करना चाहूँगी, जिस तरीके के डायलॉग्स, पावरफुल डायलॉग्स येट नेचुरल, कोई डायलॉग बाज़ी नहीं लग रही। इतने अच्छे से लिखा है इस चीज़ को एंड हैट्स ऑफ टू कश फाउंडेशन फॉर ब्रिंगिंग अप सच टॉपिक्स, सच सेंसिटिव इश्यूज़ टू highlight them and to give awareness about them. लीगल ड्रामा एज़ वेल एज़ पेन को शो करना, लीगैलिटीज़ को और उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इसमें और इसमें कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं, जिससे इंसान को लोगों को हिम्मत मिले। सो ये इट्स ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट्स गोइंग ग्रेट। ड्रामा सबको बहुत पसंद आ रहा है। सब इसको इस सेंस में एन्जॉय कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो वो चीज़ को डिपिक्ट किया जा रहा है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एंड ओवर ड्रामेटिक, विदाउट बीइंग ओवर ड्रामेटिक। सो इट्स ग्रेट, इट्स गोइंग ग्रेट। एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। असगर का कैरेक्टर, अकबर का कैरेक्टर, नादिया अफगन, नूर हसन सब इतनी खूबसूरती से निभा रहे हैं कैरेक्टर। इवन ज़ुबैर का कैरेक्टर गौहर रशीद का, जो कि मिस्टीरियस अभी वर्क कर रहा है और अभी कुछ उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उसके सीन्स भी बहुत कम है, स्टिल ही इज़ डूइंग ग्रेट इन हिज़ रोल। भावना इलियास बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग लड़की, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल जिसको पता है कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है और उसे वो बिल्कुल कन्फ्यूज़, हेजिटेंट नहीं होती है। शी इज़ अ लॉयर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी आमना इलियास सीन्स कि वो फाइट कैसे करेंगे, कोर्ट में कैसे डिफेंड करें। सो मैं ज़रूर देखूँगी इन चीज़ों को और अब आहिस्ता-आहिस्ता कोर्ट की तरफ भी ये ड्रामा बढ़ रहा है। सो गाइज़ आप लोग को क्या ये ड्रामा पसंद आ रहा है? अपनी थॉट्स पे आपकी जो भी थॉट्स हैं, जो अगर आप मुझसे रिलेट कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।